मैं हमेशा सोचता था कि अगर मेरा फिजिकल कांटेक्ट श्याओ हुआ से बना रहे तो मेरी ग्रेड्स 10 गुना इंप्रूव हो सकती है। इसी सोच में मैं हर दिन उसके पीछे पीछे चलता रहता था जैसे कोई शैडो, ताकि उसके करीब रह सकूं और उसे वार्म रख सकूं। धीरे धीरे मैं स्कूल का स्वीट डॉग बन गया। सब मुझे ऐसे ही देखने लगे, लेकिन श्याओ हुआ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन उसने ठंडे अंदाज में मुझे रोककर कहा कि तुम बहुत एनोइंग हो, क्या तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते? मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर से थोड़ा टूट गया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। फिर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि नेक्स्ट क्लास की एक स्पिरिट गर्ल को टच करने से भी सेम इफेक्ट होता है। बस फिर क्या था, मैंने श्याओ हुआ को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और उस नई लड़की के पीछे घूमने लगा। हर दिन उसके आसपास रहने की कोशिश करता। एक महीने बाद श्याओ हुआ शायद ये सब सह नहीं पाई। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करती है और मुझे उस दूसरी लड़की यानी हुआना हुआन के पीछे नहीं भागना चाहिए। तभी स्टोरी में एंट्री होती है एक ट्रांसफर स्टूडेंट की। वो थर्ड ईयर में आई थी। उसका बॉडी स्ट्रक्चर हैवी था, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वो पढ़ाई में टॉप लेवल की थी और फर्स्ट मंथली टेस्ट में उसने पहला स्थान हासिल किया। लेकिन उसका नेचर काफी गौमी था। वो हमेशा अकेली रहती थी और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट था। ऐसा लगा कि मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जब भी मेरा फिजिकल कांटेक्ट उससे होता है तो कुछ ना कुछ गुड लक जरूर होता है। एक बार मैं उसके पास से गुजरा और एक्सीडेंटली उसे टच कर लिया। उसी रात मुझे 10 रुपए मिल गए। एक दिन क्लासरूम में दौड़ते हुए मैं गिर गया और उसे टकरा गया। उस दिन मुझे लंच नहीं करना पड़ा। ये सब छोटी छोटी चीजें थीं, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन असली शौक मुझे सेकंड मंथली टेस्ट में लगा। उस दिन मैं पेन और टेप लेकर क्लासरूम से बाहर जा रहा था। तभी किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं सीधे शनचिंग मैंग से टकरा गया। उसने एक हाथ से मुझे संभाल लिया और काल्म वॉइस में बोली कि धीरे चलो। उसकी आवाज इतनी क्लियर थी जैसे पहाड़ों से बहता पानी। मैं शर्म से लाल हो गया और तुरंत वहां से निकल गया। उस समय मैंने ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं पूरी तरह शॉक्ड रह गया। मेरे 510 मार्क्स आए थे, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था क्योंकि हाई स्कूल में मैंने कभी 500 क्रॉस नहीं किया था, चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं। एक जैसे एक कर्स बन गया था। लेकिन इस बार वो टूट चुका था। मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने मार्क्स दोबारा चेक किए। सच में 510 थे। मैं इतना खुश हुआ कि रोने जैसा हो गया। अब मुझे कंफर्म करना था कि ये लक सच में शन जिंगमेंग की वजह से है या नहीं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि स्कूल के बाद एक बार फिर ट्राई करूंगा। लेकिन वो बहुत कोल्ड नेचर की थी, उससे बात करना ही मुश्किल था, टच करना तो और भी इम्पॉसिबल। मैं पूरी रात वेट करता रहा, लेकिन मौका नहीं मिला। नाइट स्टडी खत्म होने के बाद वो अपना बैग लेकर चली गई। मैं भी जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर उसके पीछे भागा, लेकिन जब तक मैं बाहर पहुंचा वो गायब हो चुकी थी। स्कूल में भीड़ थी, स्टूडेंट्स ऐसे भाग रहे थे जैसे पानी की धारा। मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। तभी किसी ने गलियारे में मोप फेंक दिया था और मैं उस पर फिसलकर गिर पड़ा। मेरा फोन दूर जा गिरा और मैं घबराकर चिल्लाने लगा कि कोई उस पर पैर मत रखना। मैं जमीन पर घुटनों के बल उसे ढूंढ रहा था। मेरी आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी एक लड़की मेरे सामने आकर रुक गई। पास में खड़ा एक लड़का हंसते हुए बोला कि क्या ये तुम्हारी सीक्रेट जगह है? तुम ऐसे कैसे गिर गए? वो लड़की मेरे सिर के ऊपर खड़ी होकर 2 सेकंड तक मुझे देखती रही और फिर ठंडे अंदाज में पीछे हटते हुए बोली कि इससे मेरा क्या लेना देना, और वो उस लड़के के साथ चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरा दिल अंदर से कसक गया। वो लड़की ओ यून थी, जिससे मैं लंबे समय से प्यार करता था। 1 महीने पहले मैंने हिम्मत करके उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने मेरा गिफ्ट लेने से मना कर दिया और उल्टा मुझसे पूछा कि इस बार मेरे कितने मार्क्स आए। जब मैंने कहा 499, तो उसने बहुत हार्श वर्ड्स बोले। मैं काफी टाइम तक सैड रहा। अब 1 महीना बीत चुका था, मैं थोड़ा आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसका आज का बिहेवियर मुझे फिर से हर्ट कर गया। उसके साथ जो लड़का था वो उनकी क्लास का सेकंड टॉपर वांग लिन था। शायद वो दोनों साथ थे। लोग कह रहे थे कि वो एक परफेक्ट मैच है। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। जैसे ही मैं अपना फोन उठाने के लिए बढ़ा, एक सफेद हाथ मुझसे पहले उसे उठा चुका था। मैंने ऊपर देखा, उसने मुझे फोन पकड़ाया। जैसे ही मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और हमारी उंगलियां टच हुई, तभी कॉरिडोर के एंड से एक जोरदार आवाज गूंज उठी। स्कूल के गलियारे में अचानक वांग लिन की आवाज गूंज उठी कि ओ युआन युआन गिर गई और पूरी तरह भीग गई है। ये सुनकर मेरे मन में अजीब सी हलचल हुई। अगले दिन जब मैं उसके क्लासरूम के पास से गुजरा तो मैंने उसे खिड़की के पास खड़े देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो काफी परेशान लग रही थी। ये देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा अपसेट फीलिंग आया। लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में एक और बात साफ हो गई कि शेन चिंग मेंग ही मेरी असली मैनेजर है, क्योंकि जब भी मेरा फिजिकल कांटेक्ट उसके साथ होता है, मेरे साथ कुछ ना कुछ गुड जरूर होता है। अब मुझे ये मौका सीरियसली लेना था और उसके करीब जाने का कोई तरीका ढूंढना था। क्लासरूम में वापस आकर मैं लगातार यही सोचता रहा कि आखिर कैसे मैं उसके पास जाऊं। अब हर बार चांस एनकाउंटर पर डिपेंड करना पॉसिबल नहीं था। मुझे उसके साथ नॉर्मल तरीके से गेट अलोंग करना ही पड़ेगा। उस समय शेन चिंग मेंग क्लासरूम में बैठकर किताब पढ़ रही थी और सरप्राइजिंगली उस समय आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। मुझे लगा यही सही मौका है। मैं धीरे से उसके पास गया और उसकी किताब पर नजर डाली। वो एलन पो की बुक थी। ये देखकर मेरे दिमाग में तुरंत आइडिया आया कि यही कॉमन टॉपिक बन सकता है। मैं उसके बगल में बैठ गया और थोड़ा कैजुअल टोन में कहा कि क्या तुम्हें भी एलन पो पसंद है? फिर मैंने खुद ही आगे बढ़कर कहा कि मुझे उसकी हर नॉवेल बहुत पसंद है, खासकर माय अंकल एंटरटेनमेंट। मैंने तो उसे कई बार पढ़ा है, लेकिन शेन चिंगमेंग ने
मुझे एक अजीब सी नजर से देखा, जैसे उसे मेरी बात समझ ही नहीं आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया और ठंडे अंदाज में पूछा कि क्या और कुछ है। मैंने थोड़ी ऑनवर्ड स्माइल के साथ कहा कि नहीं, बस ऐसे ही बात करना चाहता था। उसने सीधा जवाब दिया कि सॉरी, वो अभी थोड़ी बिजी है। उसकी आवाज और एक्सप्रेशन दोनों ही ऑलमोस्ट इमोशनलेस थे, जैसे उसे किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। वो फिर से अपनी फेयरी टेल वाली किताब में खो गई। मुझे अंदर से थोड़ा अजीब लगा कि इतनी बिजी होने वाली क्या बात है, लेकिन वो मेरी लुक मैनेजर थी, इसीलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप वापस अपनी सीट पर आ गया। कुछ देर बाद अचानक मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। उसे माय अंकल्स एंटरटेनमेंट पसंद ही नहीं था। मैं तुरंत अपना फोन निकालकर सर्च करने लगा और तभी मुझे पता चला कि उस बुक के ऑथर मो बोसांग को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और वो लोगों के बीच नेगेटिव तरीके से फेमस था। ये जानकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया और फिर दोबारा उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ दिनों बाद जब छोटे एग्जाम के रिजल्ट्स आए तो मैंने अपना टोटल स्कोर देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं फिर से 510 के आसपास ही अटका हुआ था। ऐसा लगा जैसे शन चिंगमेंग के बिना मेरी लक वापस जीरो पर आ गई हो। मैं समझ गया कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने एक कप फ्रेग्रेंट बबल मिल्क टी खरीदी और सोचा कि उसके पास जाकर बात करूं, लेकिन हर बार हिम्मत जुटाने के बाद भी मैं रुक जाता। पहले सोचा लंच टाइम पर जाऊंगा, फिर सोचा आफ्टरनून में। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया। आखिरकार आफ्टरनून में मैंने खुद को पुश किया और मिल्क टी लेकर कंपटीशन ग्राउंड की तरफ गया, जहां ऑफिशियल इवेंट चल रहा था। वहां बहुत भीड़ थी। लड़के अलग अलग ग्रुप्स में खड़े होकर अपनी पसंद की गर्ल्स को चीयर कर रहे थे। माहौल पूरा एनर्जेटिक था। मुझे लगा ये परफेक्ट मौका है। मैंने पास की शॉप से एक बॉटल वाटर खरीदी और भीड़ में घुस गया। तभी मेरी नजर वैंग लिन पर पड़ी, जो क्लास 2 के बॉयज के साथ खड़ा था। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। आसपास कुछ लोग कह रहे थे कि ऊ युन युन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो अभी भी पीछे पड़ा है। मैं ये सब सुनकर बस चुप रहा और शेन चिंगमेंग को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद इवेंट खत्म हुआ और प्लेयर्स धीरे धीरे मैदान में फैल गए। तभी अचानक ओ युआन युआन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो मुझे देखकर थोड़ी हैरान हुई और फिर उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़ी वाटर बॉटल पर गई। उसके चेहरे पर हल्की जेलसी झलक रही थी। उसने थोड़ा ताना मारते हुए पूछा कि तुम फिर यहाँ क्यों आए हो। मैं थोड़ा घबरा गया और जल्दी से बोला कि मैंने ये पानी बस यूं ही शॉप से लिया है, ये उसका फेवरेट फ्लेवर था, लेकिन मैंने इस बार उसके लिए नहीं लिया था। फिर भी सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। मैंने थोड़ा फर्म होकर कहा कि ज्यादा मत सोचो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। उसने हल्का सा स्मर्क किया और कहा कि जैसा तुम चाहो। फिर वो मुड़कर वांग लिन की तरफ चली गई। दोनों साथ में खड़े होकर बात करने लगे। उनकी जोड़ी सच में परफेक्ट लग रही थी। वो धीरे धीरे हंसते हुए बातें कर रहे थे और उनकी आवाजें ज्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे कानों तक कुछ शब्द पहुंच गए। वांग लिन कह रहा था कि कोई अभी तक हार नहीं मान रहा और औ युआन ने कैजुअली जवाब दिया कि उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो किसी बेवकूफ के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। ये शब्द सुनकर मेरे दिल में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह टूटा नहीं। मैंने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखकर कामली कहा कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कि असली बेवकूफ कौन है। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हुई, क्योंकि शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगा, लेकिन उसने पलटकर कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर किसी और से बात करने लगी, जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो। इस बार मैं गुस्से में नहीं था, बल्कि मेरे अंदर एक अलग ही डिटर्मिनेशन जाग चुका था। मैंने तुरंत मुड़कर शन चिंगमेंग की तरफ दौड़ लगा दी, क्योंकि अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अपनी पढ़ाई और स्कोर इंप्रूव करना। मैं अब ऐसे लोगों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी मैंने एक अजीब सी बात नोटिस की कि हमारी क्लास की बाकी लड़कियां ग्राउंड पर बैठकर पानी पी रही थी और हंस बोल रही थी, लेकिन सिर्फ शन चिंगमेंग ही अकेली डिम लाइट में मैदान से बाहर जा रही थी। ना किसी ने उसे टॉवल दिया, ना पानी, ना किसी ने उसकी केयर की। ये देखकर मेरे अंदर अचानक से गुस्सा और कंसर्न दोनों आ गए। मैं तेजी से भागते हुए उसके पास पहुंचा और बिना कुछ सोचे उसके सामने पानी की बोतल बढ़ा दी। वो थोड़ी सरप्राइज लग रही। कुछ सेकंड तक उसने मुझे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोतल ले ली। मैंने इंसिस्ट किया कि वो पानी पी ले और उसने बिना मना किए एक घूंट लिया और हल्के से थैंक यू कहा। मैंने कैजुअल टोन में जवाब दिया कि वेलकम, मैं तो स्पेशली तुम्हें देखने आया था, कीप गोइंग। तभी प्लेग्राउंड में हल्की हवा चली और उसके गीले बाल हवा में लहराने लगे। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। फिर अचानक उसने धीरे से कहा कि खत्म हो गया। मैं कंफ्यूज होकर बोला क्या खत्म हो गया। उसने वहीं दोहराया कि सब खत्म हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि स्कोर्स लिखे जा रहे थे और हमारी क्लास 10 पॉइंट से क्लास 2 से हार गई थी। अब मुझे समझ आया कि वो इतनी डल क्यों लग रही थी। मैंने तुरंत कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब मैं वापस उसकी तरफ मुड़ा तो वो काफी आगे निकल चुकी थी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा और फिर से बोला कि सच में ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, तुम तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ती रही। मैंने माहौल हल्का करने के लिए पूछा कि क्या उसने खाना खाया है और प्रपोज किया कि चलो साथ में खाना खाते हैं, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। फिर मैंने कहा कि मैं कल सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगा, नीचे वाली शॉप के रेड बीन बन्स बहुत टेस्टी होते हैं। इस पर वो क्लियरली इरिटेट हो गई। अचानक रुककर उसने मुझसे पूछा कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। मैं भी रुक गया और ईमानदारी से कहा कि मुझे वो एक अच्छी इंसान लगती है और मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। मैंने अपना नाम जियांग हानशेंग बताया, लेकिन उसने ठंडे लहजे में कहा कि वो मेरा नाम जानती है और उसे किसी दोस्त की जरूरत
जरूरत नहीं है, क्या अब वो जा सकती है? मैं हैरान रह गया कि कोई दोस्त क्यों नहीं चाहता, लेकिन मैं वैसे भी थोड़ा टॉकेटिव इंसान था। मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं उसका दोस्त बन सकता हूँ। शायद उसे लगा मैं होपलेस हूँ, इसलिए वो मुड़कर तेजी से चलने लगी। मैं चुपचाप उसके पीछे चलता रहा जब तक हम बॉलरूम के पास नहीं पहुंच गए। वो अंदर अपना बैग लेने चली गई जहाँ काफी भीड़ थी और मैं अंदर नहीं जा पाया, इसलिए बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगा। तभी कुछ लड़कियां पास की दीवार से टिककर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और एक ने मुझसे सीधे पूछ लिया कि क्या मैं शेन चिंगमिंग को चेस कर रहा हूँ। मैं अचानक नर्वस हो गया और जल्दी से बोला कि नहीं, मैं तो बस अपनी क्लासमेट की कंसर्न कर रहा हूँ। उस लड़की ने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए और पूछा कि क्या मुझे पता है वो स्कूल ट्रांसफर क्यों हुई थी। मैंने सिर हिलाकर मना किया तो उसने कहा कि अच्छा है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़की अनलकी है और जो भी उसके करीब आता है उसका बुरा होता है। पहले भी जो लोग उसके पास आए उनका एंड अच्छा नहीं हुआ, अगर भरोसा नहीं है तो खुद ट्राई कर लो। इतना कहकर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई। उनकी बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं जैसे किसी ने मेरे अंदर एक बड़ा पत्थर फेंक दिया हो और लहरें उठ रही हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि शेन चिंगमिंग कब बाहर आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसने सीधे मुझसे पूछा कि क्या मैंने उनकी बातें सुन ली। मैं कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गया और समझ नहीं पाया क्या कहूँ। वो चुपचाप अपना बैग कंधे पर डालकर आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल में हल्का सा इमोशन था, लेकिन चेहरा फिर भी शांत था। उसने बस इतना कहा कि अब मुझे उसके पीछे नहीं आना चाहिए और थैंक्स कहकर रात की ठंडी हवा में दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसकी पीठ इतनी अकेली लग रही थी जैसे हवा में उड़ता कोई धूल का कण। उस पल मुझे लगा कि मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। मैंने जोर से उसके पीछे आवाज लगाई कि मुझे नहीं पता उसके पास्ट में क्या हुआ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसके पास रहकर मैं अनलकी नहीं होता, वो मेरे लिए लकी है। मैंने और जोर से कहा कि मैं कल सुबह उसके लिए रेड बीन बन लेकर आऊंगा। वो एक पल के लिए रुकी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा और भीड़ में खो गई। अगली सुबह मैं काफी देर तक लाइन में खड़ा रहा और ताजा गरम रेड बीन बन खरीदा। फिर जल्दी जल्दी क्लासरूम में पहुंचा। शेन चिंगमेंग पहले से वहां मौजूद थी। मैं सीधे उसके पास गया और बन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये उसके लिए है। क्लासरूम में कुछ लोग हमें देख रहे थे, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मेरी नजर सिर्फ उसी पर थी। वो थोड़ी हेजिटेंट लगी। उसने बन तुरंत नहीं लिया और बस अपनी किताबों में कुछ ढूंढती रही। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूं। मैं थोड़ा एम्बेरेस्ड हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपना हाथ वैसे ही आगे बढ़ाकर रखा और हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला कि ये बहुत टेस्टी है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? कुछ देर तक पूरी तरह साइलेंस छाया रहा। फिर उसने धीरे से अपनी किताब निकाली और उसे पलटते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थी और उसने साफ शब्दों में मना कर दिया। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो रिफ्यूज कर रही है। मैंने 1 घंटे तक लाइन में लगकर ये रेड बीन बन खरीदा था, इसलिए अंदर से थोड़ा हर्ट हुआ, लेकिन मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। बस ऑकवर्ड तरीके से हंसकर अपनी सीट पर वापस आ गया। जैसे ही बेल बजी, मैं जल्दी से किताब खोलकर जोर जोर से पढ़ने लगा ताकि ध्यान भटक जाए। टीचर के जाने के बाद मैंने किताब नीचे रखी और हाथ में पकड़े बन को दबाते हुए सिर पकड़ लिया। सच में शेन चिंगमिंग को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। तभी आसपास बैठी लड़कियां हंसने लगीं और मजाक उड़ाते हुए बोली कि जियांग हानचेंग, क्या तुम सच में शेन चिंगमिंग को चेस कर रहे हो? मैंने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। एक पल को लगा एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर सोचा कोई फायदा नहीं। मैं चुप ही रहा और वो सब मिलकर हंसने लगी। कोई बोला कि तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आ गई उसे चेस करने की। कोई बोला कि ये रेड बीन बन जैसी चीज देकर कौन इंप्रेस होता है, अगर तुम मुझे ऐसे चेस करोगे तो मैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बस बन को पकड़कर चुपचाप किताब की तरफ देखने लगा। सच कहूं तो बचपन से मुझे स्मार्ट कहा जाता था। प्राइमरी स्कूल से लेकर जूनियर हाई तक मैं हमेशा टॉप स्टूडेंट्स में रहा, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद कुछ अजीब होने लगा। मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स आते थे, लेकिन एग्जाम्स में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी और मार्क्स गिर जाते थे। ऐसा लगने लगा जैसे मैं कितना भी मेहनत कर लूं आगे नहीं बढ़ पा रहा, जैसे मेरी लाइफ में थोड़ा सा लक मिसिंग है। और उसी मिसिंग लक के लिए मैं शेन चिंगमिंग के पास जाना चाहता था, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा क्लमजी था और शायद दूसरों को ये सब फनी लग रहा था। ये सोचते सोचते अचानक मेरे अंदर एक अजीब सी सैडनेस आ गई और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। आंसू मेरे हाथ पर गिर रहे थे, लेकिन मुझे खुद एहसास नहीं था कि आसपास अचानक सब शांत हो गया है। जो लड़कियां हंस रही थीं वो भी चुप हो गईं। तभी मेरे सिर के ऊपर से एक क्लियर और काम आवाज आई कि तुम रो क्यों रहे हो? मैंने हैरानी से ऊपर देखा तो शेन चिंगमिंग मेरे डेस्क के पास खड़ी थी और मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और उसकी बॉडी से आती रोशनी की वजह से उसका आधा चेहरा शैडो में था। मैं उसकी एक्सप्रेशन साफ नहीं देख पा रहा था। मैंने जल्दी से आंखें पोंछते हुए कहा कि नहीं, कुछ नहीं। उसने ज्यादा सवाल नहीं किया, बस हल्की सी साई ली और उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े रेड बीन बन पर गई। उसने पूछा कि क्या मैं सच में 1 घंटे लाइन में खड़ा रहा था? मैंने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने सीधा कहा कि उसे दे दो। मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ, लेकिन उसके सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने थोड़ी हेजिटेशन के साथ बन उसके हाथ में दे दिया। उसने काल्मली उसे लिया और धीरे से थैंक यू कहा। फिर वहीं खड़े खड़े उसे खाने लगी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो बाहर से भले ही कोल्ड है, लेकिन अंदर से सॉफ्ट है। मैं पीछे की सीट पर बैठकर उसे दूर से बन खाते हुए देख रहा था और साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। मैं अंदर से इतना खुश था कि खुद को रोक नहीं पाया और जैसे ही वो अपनी सीट से उठी, मैं तुरंत उसके पास
भागा और उसे पुकारा। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा क्या हुआ। मैंने कैजुअली पूछा कि बन कैसा था। उसने हल्के से सिर हिलाकर कहा कि ठीक था। मैं एक्साइटेड होकर बोला कि मैं कल फिर लेकर आऊंगा। उसने तुरंत मना कर दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और बोला कि ठीक है तो कुछ और लेकर आऊंगा। उसने फिर कहा कि सच में जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हंसते हुए बोला कि हम अच्छे दोस्त हैं और दोस्त ऐसा ही करते हैं। ये सुनकर उसने पेन पकड़ते हुए एक लंबी सांस ली, जैसे उसे रिग्रेट हो रहा हो कि उसने मेरा बन एक्सेप्ट क्यों किया। फिर उसने थोड़ा इरिटेट होकर कहा कि अगर मैं फ्री हूं तो अपनी सीट पर जाकर सो जाऊं। मैंने तुरंत जवाब दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तो बस उससे मिलने आया हूं। उसने हल्का सार्केज्म में पूछा कि क्या सिर्फ बन का टेस्ट पूछने के लिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि पूरी तरह नहीं। फिर मैंने धीरे से टेबल के नीचे हाथ बढ़ाया और थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा कि क्या मैं उसका हाथ पकड़ सकता हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में एग्जाम है और अगर मैंने अभी उसका हाथ नहीं पकड़ा तो शायद देर हो जाएगी। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया तो मेरे 520 मार्क्स थे। ये देखकर मैं खुशी से पागल हो गया। मैं बार बार शन चिंगमेंग की तरफ देख रहा था और अंदर ही अंदर सेटिस्फाई फील कर रहा था। उस दिन के बाद से मैंने रोज उसके लिए पानी और खाना लाना शुरू कर दिया। मैं उसकी केयर करता रहा और उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता रहा। शेन चिंगमिंग पहले की तरह ही इंडिफरेंट रही, लेकिन उसने कभी मुझे अपने पास आने से रोका भी नहीं। मुझे लगने लगा कि शायद वो बस दिखावा करती है और अंदर से मुझे नापसंद नहीं करती। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी वजह से मेरे मार्क्स हर एग्जाम में इंप्रूव होने लगे। मैंने 2 टेस्ट में 530 स्कोर किया और धीरे धीरे 540 तक पहुंच गया। हर एग्जाम के बाद स्कूल नोटिस बोर्ड पर टॉप स्टूडेंट्स के नाम लगते थे और अब मेरा नाम भी वहां दिखने लगा था। टीचिंग ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पर टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी हुई थी और इस बार भी शेन चिंगमेंग ने 708 मार्क्स लाकर फिर से फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था, क्योंकि लिस्ट में 98वें नंबर पर मेरा नाम भी था। पहली बार मैंने खुद को उस लिस्ट में देखा था और एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि मैं अपने नाम को बार बार छूकर देख रहा था, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। मेरा वहां से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। तभी पीछे से कुछ आवाजें आई जो माहौल से अलग थीं। किसी ने कहा कि वांगलिन भी लिस्ट में है और फिर किसी ने कैजुअली ओ युआन युआन का नाम लिया। मैं तुरंत पलटा और उसे भी वहीं खड़ा देखा। वो अपने नाम को देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। इस बार वो 18वें स्थान पर थी। किसी ने उसे कंसोल करने की कोशिश की कि ये बस एक छोटी सी गलती है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी और फिर वो मुड़कर चली गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी प्रोग्रेस अब सच में नोटिसेबल हो चुकी है। 4th मंथली एग्जाम तक मेरे मार्क्स 590 तक पहुंच चुके थे और अब मुझे खुद अपने दिमाग में फर्क महसूस होने लगा था। पहले जैसे मेरे सामने कोई धुंध छाई रहती थी, आंसर्स क्लियर नहीं होते थे, लेकिन अब जैसे एक तेज हवा चली हो और वो सारी धुंध हट गई हो। हर आंसर साफ दिखने लगा था। टीचर्स भी मेरी प्रोग्रेस देखकर शॉक थे। शुरू में उन्हें लगा कि शायद मैं चीटिंग कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने कई बार मुझे क्लास के सामने बुलाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा। लेकिन जब मैंने हर बार बिना गलती के सही आंसर दिए तो आखिरकार उन्हें भी मानना पड़ा कि ये मेरी मेहनत और एबिलिटी है। धीरे धीरे क्लास के बाकी स्टूडेंट्स का एटीट्यूड भी शन चिंगमेंग के लिए बदलने लगा। लोग मजाक में कहने लगे कि मैंने उसकी टॉपर स्पिरिट अब्सॉर्ब कर ली है, इसलिए मेरे मार्क्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से अब कुछ स्टूडेंट्स भी उसके पास क्वेश्चंस पूछने जाने लगे। पहले वो बहुत कोल्ड और डिस्टेंट रहती थी, लेकिन अब वो थोड़ी पॉपुलर हो गई थी। हालांकि उसका एटीट्यूड अभी भी काल्म और इंडिफरेंट था, लेकिन उसने कभी किसी को क्वेश्चन समझाने से मना नहीं किया। 4th मंथली एग्जाम के बाद जब सीट रीअरेंजमेंट हुआ तो मैंने हमेशा की तरह लास्ट रो चूज की। फिर मैंने कैजुअली शन चिंगमिंग से पूछा कि क्या वो मेरे साथ लास्ट रो में बैठना चाहेगी। उसने पहले तो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मना कर दिया, लेकिन जब मैं अपनी सीट पर बैठ गया तो कुछ देर बाद उसने खुद अपनी डेस्क उठाकर मेरे पास शिफ्ट कर ली। मैं ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गया। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने मुझे इग्नोर करते हुए शांत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। पीछे से किसी ने मजाक में कहा कि उसने तो मना किया था फिर भी आ गई, लेकिन उसने बिना सिर उठाए बस इतना कहा कि अगर बात करने का इतना टाइम है तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं हल्के मजाक में बोला कि एक दिन मैं उसे सुपर पास कर दूंगा। उसने कामली जवाब दिया कि ठीक है, वो इंतजार करेगी। उस पल मैंने उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल देखी, लेकिन वो इतनी जल्दी गायब हो गई कि मुझे लगा शायद मैंने गलत देखा। उसी दिन शाम की क्लास से पहले मेरे दोस्त चेन यू, जो पास के स्कूल में पढ़ता था, 2 कप्स मिल्क टी लेकर मुझसे मिलने आया। वो शन चिंगमेंग की सीट पर बैठ गया और कैजुअली अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम बताने लगा। फिर उसने मुझसे टीजिंग टोन में पूछा कि मेरे और शन चिंगमेंग के बीच क्या चल रहा है। मैं थोड़ा नर्वस हो गया और बात घुमाने लगा, लेकिन उसने साफ कहा कि पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी है कि मैं शेन चिंगमेंग और ओ युआन युआन दोनों को चेस कर रहा हूँ। मैंने तुरंत डिनाई किया, लेकिन वो हंसते हुए बोला कि मेरे रिएक्शन से सब क्लियर है। ओ युआन युआन का नाम सुनते ही मुझे ऑकवर्ड फील हुआ। मैंने इरिटेट होकर मिल्क टी का कप उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। मुझे ये पता ही नहीं चला कि शन चिंगमेंग कुछ देर के लिए बैकडोर पर खड़ी थी और फिर क्वाइटली वहां से चली गई। चेन यूए के जाने के बाद मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंग्लिश के एक्सरसाइजेस सॉल्व किए, क्योंकि शाम की क्लास का टाइम हो रहा था। थोड़ी देर बाद शेन चिंगमेंग भी वापस क्लासरूम में आई। बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और वो डार्कनेस से निकलकर लाइट में आई, लेकिन आज उसका मूड कुछ अलग लग रहा था। उसका पूरा प्रेजेंस थोड़ा हेवी और हेजी लग रहा था। मैंने धीरे से पूछा कि क्या हुआ है,
लेकिन उसने बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा कि कुछ नहीं। मुझे लगा शायद उसे फिर से उन अनोइंग गर्ल्स ने परेशान किया होगा, क्योंकि वो पहले भी कई बार उसे टारगेट कर चुकी थी। मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया, बस चुपचाप उसकी टेबल पर एक लॉलीपॉप रख दी और खुद क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। लेकिन उस दिन शेन जिंगमेंग का ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी और मुझे ऑलमोस्ट इग्नोर कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हुआ है। अगले दिन क्लासरूम के बाहर स्टूडेंट्स नई एलीट लिस्ट देखने में बिजी थे, जबकि शेन चिंगमेंग बैल्कनी में खड़ी धूप सेंक रही थी। वो रेलिंग पर झुककर इंग्लिश नोट्स पढ़ रही थी। सनलाइट उसके आधे चेहरे पर पड़ रही थी और उसके बाल हल्की रोशनी में चमक रहे थे। मैं उसे देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे साथ लेकर रैंकिंग्स देखने चलने लगा। उसने थोड़े इम्पेशेंट टोन में कहा कि उसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने थोड़ा हंसते हुए उससे कहा कि तुम्हारे लिए शायद इसमें कुछ देखने जैसा नहीं है, क्योंकि तुम तो हर बार टॉप पर रहती हो, लेकिन मैं कई बार लिस्ट में नहीं आया हूँ, इसलिए मेरे लिए ये स्पेशल है। चलो मेरे साथ देखते हैं। लेकिन उसने भौहें सिकोड़ते हुए साफ मना कर दिया और कहा कि वो बिजी है। फिर मुड़कर जाने लगी। मैंने उसे रोकने के लिए कैजुअली कहा कि चलो थोड़ी वॉक पर चलते हैं, इंसान को फ्रेश रहने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुई। तभी अचानक मेरे बगल में एक अनजान सा प्रेजेंस महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो ऑ यून खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी और उसकी नजरें सीधे शेन चिंगमेंग पर टिकी हुई थी, जैसे वो उसे एनालाइज कर रही हो। मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और हल्की सी स्माइल के साथ पूछा कि क्या हुआ। उसने कैजुअली कहा कि कुछ नहीं, और फिर मेरी तरफ देखकर विंक किया और बोली कि उसने सुना है इस बार मैंने 38 रैंक क्रॉस की है, इसलिए वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई है। मैंने ठंडे लहजे में सिर्फ थैंक यू कहा और बात को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। शायद मेरी इस इंडिफरेंस से वो थोड़ा हेजिटेट हुई, लेकिन फिर भी उसने सीधे पूछा कि क्या मैं आज रात उसके साथ डिनर के लिए चलूंगा, उसी जगह जहां हम पहले जाया करते थे, वो जगह जहां मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए क्लास 2 के दोस्तों को लेकर गया था। लेकिन तब उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और अब जब मैं वो इडियट नहीं रहा जो वो समझती थी, तो अचानक उसका एटीट्यूड बदल गया था। ये सब मुझे अंदर से बहुत चीप लगा। मैंने बिना देर किए मना कर दिया और कहा कि मैं बिजी हूँ। मैं इस कॉन्वर्जेशन को जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए मैं सीधे शेन चिंगमेंग के पास जाकर खड़ा हो गया, इतनी नजदीक कि कोई भी गलत समझ सकता था। मैंने चोरी चोरी उसकी तरफ देखा और राहत महसूस की कि वो अभी भी वहीं खड़ी है और कहीं नहीं गई। लेकिन ओ यून ने ये सब देख लिया। उसका एक्सप्रेशन एक पल के लिए फ्रीज हो गया। फिर उसने ऑकवर्ड स्माइल दी और धीमी आवाज में कहा कि सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, और वहां से चली गई। शेन चिंगमेंग पूरे टाइम ऐसे खड़ी रही जैसे उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही ऊ यून गई, उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा कि क्या मैं उससे थोड़ा दूर रह सकता हूँ। मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट गया और सॉरी कहा। मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अभी जो हुआ वो क्या था, लेकिन उसने बीच में ही रोक दिया और कहा कि उसे कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसने आंखें बंद करके कहा कि क्या मैं आगे से उससे दूर रह सकता हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत अनोइंग लगता हूँ। उसका चेहरा इतना कोल्ड और टायर्ड लग रहा था कि मैं सच में डर गया। मैंने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आज ऐसा नहीं था, लेकिन उसने साफ कहा कि सिर्फ आज नहीं बल्कि पहले से ही वो बस अकेले रहना चाहती है और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उससे दूर रहूं। मैं वहीं खड़ा उसे ब्लैंक होकर देखता रह गया और बस इतना पूछ पाया कि आखिर उसे क्या हो गया है। उसने थके हुए अंदाज में कहा कि उसने सब क्लियर कर दिया है और फिर मुड़कर क्लासरूम की तरफ चली गई। जाते जाते उसने एक और बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने कहा कि मेरा दिया हुआ रेड बीन बन भी बहुत खराब था। मैं वहीं खड़ा सोचता रह गया कि क्या सच में उसे वो बन इतना बुरा लगा था, या वो बस मुझसे दूर होने के लिए कुछ भी कह रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। क्लास में वापस आकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। वो मेरे बिल्कुल पास थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच माइल्स का फासला हो। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा बिजी रहती और मुझे मौका ही नहीं मिलता। काफी टाइम बाद मैंने फाइनली गिव अप कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं ही गलत समझ बैठा था कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि सच में वो बस मुझे टॉलरेट कर रही थी। जैसे उस खराब रेड बीन बन को उसे अकेले रहना पसंद है और मैं अपनी लक टेस्ट करने के लिए जबरदस्ती उसकी दुनिया में घुस गया। मैंने कभी उसके फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। ये सब सोचकर मुझे खुद पर गिल्ट होने लगा। पूरा दिन मैंने उसे बात नहीं की। अगले दिन भी मैंने डिनर स्किप कर दिया और अपनी सीट पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। अब हमें बात किए 1.5 दिन हो चुके थे और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही मुझे थोड़ा काम कर पा रहा था। तभी अचानक बिल्डिंग में हलचल हुई। बाहर से आवाजें आने लगी कि कोई शेन चिंगमेंग से मिलने आया है। मैंने सिर उठाकर देखा तो लोग एक्साइटेड होकर बात कर रहे थे कि झोंगड़ियन मिडिल स्कूल का टॉप स्टूडेंट जो यू आया है, वो बहुत फेमस था और मैंने उसका नाम कई बार सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका शेन चिंगमेंग से कोई कनेक्शन भी है। पीछे के दरवाजे पर अचानक नॉक हुआ और एक पॉलिट सी आवाज आई कि एक्सक्यूज मी। मैंने मुड़कर देखा तो एक लंबा हैंडसम लड़का खड़ा था जिसकी स्माइल बहुत जेंटल थी। उसने सीधा पूछा कि क्या शेन चिंगमेंग यहाँ है। उस पल मुझे खुद पर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने हल्के से सिर हिलाकर कहा कि वो खाने गई है। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था जिस पर एक कार्ड लगा हुआ था। मैंने अनजाने में उस पर नजर डाली तो उस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे। मैं एक पल के लिए ठिठक गया क्योंकि मुझे तभी पता चला कि आज उसका बर्थडे है। उस मोमेंट पे मुझे एहसास हुआ कि मैं उसकी दुनिया का हिस्सा कभी था ही नहीं। मुझे उसका बर्थडे तक
नहीं पता था, तो मैं उसका दोस्त कैसे बन सकता हूँ। उसका असली सर्कल तो जोयू जैसे टॉपर्स का था, जो जेनजी स्कूल से था और खुद एक स्कॉलर था। वो दुनिया मेरी पहुंच से बहुत दूर थी। ये सोचकर मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। थोड़ी देर बाद जब शेन चिंगमिंग वापस आई तो मैंने वो गिफ्ट बॉक्स निकालकर उसे दे दिया और कैजुअली कहा कि ये जोयू ने दिया है। उसने बिना ज्यादा रिएक्शन के उसे ले लिया और हमेशा की तरह काल्म टोन में थैंक यू कहा। मैंने भी ऑकवर्ड तरीके से कहा कि वेलकम, और फिर उसे बर्थडे विश किया। साथ ही हिम्मत जुटाकर मैंने उससे माफी भी मांगी कि पहले मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड था और उसके फीलिंग्स को इग्नोर करता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा। वो पूरी तरह सीरियस थी, बस पेन पकड़े बैठी रही और मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय हवा का तेज झोंका आया और पीछे का दरवाजा खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई तो मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा बंद किया और माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा कि दरवाजा भी खराब हो गया है, लेकिन वो फिर भी चुप रही। मैंने सिचुएशन समझते हुए अपनी किताब निकाली और पढ़ाई में लग गया। रात की बेल बजने के बाद वो चुपचाप चली गई और मैं क्लासरूम में बैठकर मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करता रहा। फिर बैग उठाकर घर की तरफ निकल गया। स्कूल में उस समय बहुत कम लोग थे और तेज ठंडी हवा चल रही थी जो चेहरे पर चाकू जैसी लग रही थी। चलते चलते मैं यही सोचता रहा कि अगर शेन चिंगमिंग की लक मेरे साथ नहीं रही तो क्या मैं फिर से वहीं अटक जाऊंगा? क्या अब भी उसके पास जाकर उसे टच करना सही होगा जबकि हमारा रिलेशन खराब हो चुका है? ये सब सोचते सोचते अचानक मैं किसी से टकरा गया, जैसे दीवार से भिड़ गया हूँ। मैंने ऊपर देखा तो सामने एक येलो हेयर वाला लड़का खड़ा था। उसने इरिटेटेड होकर कहा कि आंखें खोलकर नहीं चल सकता क्या? मैं उसे पहचान गया। वो नेक्स्ट क्लास का वही ट्रबल मेकर था जो हर समय प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता था। शायद किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की वजह से वो अभी तक की क्लास में बना हुआ था। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए जाने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक लिया और मजाक उड़ाते हुए बोला कि मैं कितना बेवकूफ हूँ और किसी और जैसा ही अनलकी हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने पूछ लिया कि वो किसकी बात कर रहा है। वो हंसते हुए शेन चिंगमिंग का नाम लेने लगा और उसे लेकर उल्टा सीधा बोलने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और अचानक हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि हाँ, मैं उसके करीब हूँ तो क्या हुआ? क्या उसे लेकर बोलना उसे प्राउड बना देता है? वो और भी भड़क गया और बोला कि मैं उसके बराबर भी नहीं हूँ। ये सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने उसे फिर से बोलने को कहा। उसने गुस्से में आकर मेरा कॉलर पकड़ लिया और सिचुएशन फाइट में बदलने वाली थी। तभी पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आई और एक लड़की दौड़ते हुए आई, जिसने उसे रोकते हुए कहा कि सब लोग आ गए हैं, वो यहाँ क्या कर रहा है? उस मोमेंट पर मैं अंदर से डर गया था, लेकिन मैंने उसे दिखाया नहीं। वो येलो हेयर मुझे घूरता रहा और फिर जोर से मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और जाते जाते बोला कि आज मेरी किस्मत अच्छी है, इसीलिए मैं बच गया। उसके जाने के बाद मैं थोड़ा वीक फील करने लगा और दीवार के सहारे बैठ गया। सड़क पर उस समय बहुत कम लोग थे और येलो हेयर के चक्कर में मेरी लास्ट बस भी छूट गई थी। मैं अपना बैग पकड़कर वहीं बैठा रहा और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मुझे एक अजीब सी बात याद आई और मैं खुद से बात करने लगा, जैसे किसी इमेजिनरी दोस्त से कह रहा हूँ कि चलो कुछ ब्रेड खरीदते हैं। तभी अचानक एक आवाज आई कि लिटिल ब्रदर। मैंने ऊपर देखा तो एक स्टाइलिश वुमन कैटवॉक करती हुई जा रही थी। वो एक लग्जरी कार में बैठकर चली गई और उसके जाते ही मेरे सामने कुछ नोट बैंक्स गिर पड़े। मैंने एक एक करके उन्हें उठाया और पूरी तरह फ्रीज हो गया। ये सब बहुत अनरियल लग रहा था। मैंने खुद से कहा कि इतना पैसा सिर्फ ब्रेड खरीदने के लिए नहीं हो सकता, मैं इतना रिच नहीं हूँ। मैंने खड़े होकर देखा तो वो लग्जरी कार दूर गायब हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल घूमने लगा कि आज तो मैं शेन चिंगमिंग से प्रॉपरली मिला भी नहीं, उसे टच करना तो दूर, उसकी आंखों तक में नहीं देखा। फिर ये अचानक लक कहाँ से आ गया? क्या ये उस येलो हेयर वाले से टकराने की वजह से हुआ? ये सोचकर मैं थोड़ा डर गया, लेकिन क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। मैंने तय किया कि मुझे इसे फिर से वेरीफाई करना होगा। अगर उस येलो हेयर के कांटेक्ट से भी मुझे लक मिल सकता है तो मुझे शेन चिंगमिंग को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले ही मुझे मार पड़े, लेकिन अगर उसके बदले मुझे हाई स्कोर मिल सकता है तो मैं वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार था। अगले दिन मैंने पूरे टाइम उस येलो हेयर वाले को ऑब्जर्व किया और जैसे ही वो स्कूल के बाद देर से बाहर निकला मैंने उसे रोक लिया और सीधे आवाज लगाई कि ओए येलो हेयर। वो मुझे देखकर क्लियरली सरप्राइज्ड हो गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि मैं उसके सामने फिर से कैसे खड़ा हूँ। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए कहा कि आज मैं बस उसे ये बताने आया हूँ कि वो शेन चिंगमिंग के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे पता था कि ये बात उसकी ईगो को ट्रिगर करेगी और एग्जैक्टली वही हुआ। उसने तुरंत मेरा कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला कि क्या मैं पागल हो गया हूँ और क्या सच में मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं पीटेगा? मैंने बिना डरे कहा कि हाँ मारो मुझे, मौत देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। वो कुछ पल तक खुद को रोकता रहा, लेकिन आखिर में उसने मुझे जोर से धक्का देकर फेंक दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरा फोन भी गिरकर टूट गया। उसने गुस्से में मुझे पागल कहा और बोला कि मेरे जैसे अजीब इंसान से वो पहली बार मिला है। फिर धमकी दी कि अगर मैं दोबारा उसके सामने आया तो वो हर बार मुझे मारेगा। वो अपना बैग उठाकर चला गया और उसके पीछे कुछ लड़के भी आ गए जो उसे सिस्टर याओ कहकर पूछ रहे थे क्या हुआ। उसने कैजुअली कहा कुछ नहीं और सबके साथ निकल गई। मैं वहीं इलेक्ट्रिक पोल के नीचे बैठ गया और टूटा हुआ फोन देखकर फ्रस्ट्रेट हो गया। मुझे साफ समझ आ गया कि उसे टकराने में कोई लक नहीं है, बल्कि प्योर बैड लक है। तभी मेरी नजर सामने गई जहाँ एक कपल झगड़ रहा था। लड़की ठंडे अंदाज में हंस रही थी और लड़का शर्म से लाल होकर गुस्से में चला गया। जाते जाते उसने अपने बूट्स, वॉच और
नेकलेस उतारकर गुस्से में जमीन पर फेंक दिया और बोला कि ये सब वापस ले लो। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर रोते हुए लग्जरी कार में बैठकर चली गई। मैं हैरान होकर जमीन पर पड़े शाइनी वॉच और नेकलेस को उठाने लगा और महसूस किया कि ये काफी हैवी है। मुझे समझ आ गया कि ये असली गोल्ड है। उस मोमेंट पर मैंने सार्केस्टिकली सोचा कि ये येलो हेयर कितना स्टिंजी है उसके पास। तो कुछ भी नहीं। अगले दिन जब मैं क्लास में आया तो मेरी बगल वाली सीट खाली थी। शेन चिंगमेंग स्कूल नहीं आई थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों एब्सेंट है और किससे पूछूं। पूरा दिन मेरा मन खाली खाली रहा, जैसे उस एम्प्टी सीट की तरह। मूड इतना खराब था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से उस येलो हेयर से मिलूंगा और समहाउ अपना नुकसान रिकवर करूंगा। लास्ट क्लास से पहले मैं सीधे क्लास 4 में घुस गया। वहाँ काफी शोर था और सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े एक लड़के से पूछा कि येलो हेयर कहाँ है। उसने पीछे की तरफ इशारा किया जहाँ वो मिल्क टी बना रहा था। जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी, उसका कप हाथ से गिर गया और टूट गया। कुछ पल के लिए पूरी क्लास शांत हो गई और फिर अचानक सब में हलचल मच गई कि कौन है जो लू याओ से भिड़ रहा है। सब मुझे घूरने लगे, लेकिन मैं बिना कुछ बोले वापस अपनी क्लास में आ गया। स्कूल खत्म होने तक मेरी और उसके बीच की बात पूरे स्कूल में फैल चुकी थी और क्लास 4 के कई लोग तमाशा देखने के लिए बाहर खड़े थे। मैं अपना बैग लेकर धीरे धीरे बैक एली में गया, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो जरूर आएगा। कुछ मिनट बाद वो सच में आया और उसके पीछे कुछ लड़के भी थे। उसने अपना बैग उन्हें दे दिया और मेरी तरफ बढ़ते हुए पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने काल्मली कहा कि मैं बस उसे फिर से बताना चाहता हूँ कि वो शेन चिंगमेंग के बराबर नहीं है। जैसे ही मैंने ये कहा, उसने तुरंत मेरा कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में चिल्लाने लगा कि मैं उसे बार बार क्यों प्रोवोक कर रहा हूँ। मैंने दांत भींचकर कहा कि जब तक वो शेन चिंगमेंग से माफी नहीं मांगेगा, मैं उसे रोज यही सुनाऊंगा। उसने हंसते हुए कहा कि क्या मैं सच में सोचता हूँ कि वो उससे माफी मांगेगा। फिर उसने मुझे दीवार पर जोर से दे मारा। मेरे शरीर से आवाज निकली और एक पल के लिए सांस रुक गई। फिर उसने मुझे पकड़कर और जोर से झटका और मेरे बाल पकड़कर खींचे। वो मुझे बुरी तरह पीटकर चला गया और मैं जमीन पर पड़ा रह गया। उस हालत में भी मेरे दिमाग में एक अजीब सी सोच चल रही थी कि अगर इस पेन के बदले मुझे लक मिल जाए तो शायद ये डील बुरी नहीं है। तीसरे दिन मैंने फिर वही ट्रिक यूज करने की सोची, लेकिन इस बार वो खुद सामने नहीं आया। तो मैंने तय किया कि मैं उसे ढूंढूंगा। स्कूल के बाद जब वो अकेला मिला तो मैंने फिर उसे रोक लिया और आवाज लगाई कि ओए येलो हेयर। और वो मुझे देखकर इरिटेट होकर बोला कि मैं फिर से आ गया हूँ। मैंने बिना हेजिटेशन के कहा कि हाँ, इस बार भी मैं यही हूँ। मैंने फिर से उसी ठंडे कॉन्फिडेंस के साथ उसे प्रोवोक किया और कहा कि वो शेन चिंगपेंग के बराबर नहीं है। अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाए। लेकिन इस बार वो मुझसे बात करने के मूड में ही नहीं था। वो मुड़कर जाने लगा तो मैंने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया और ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा कि मुझे मारे, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। ये देखकर येलो हेयर पूरी तरह कोलैप्स सा हो गया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उसने गुस्से में मुझे जोर से धक्का दिया और मैं फिर से जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखें कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गईं, लेकिन मैं फिर भी उससे कहता रहा कि शेन चिंगपेंग से माफी मांगे। ये सुनकर वो और भड़क गया और गुस्से में पास पड़े ट्रैश कैन को जोर से पंच मार दिया। उसके बाद भी शेन चिंगपेंग कई दिनों तक स्कूल नहीं आई और मैं हर दिन अंदर से खाली और परेशान महसूस करता रहा। उस खालीपन को भरने के लिए मैं रोज उस येलो हेयर से जाकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे पूरे स्कूल में ये रूमर फैल गया कि मुझे उसी पर क्रश है। लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि मैं हर किसी के पीछे घूमता हूँ। मैं स्कूल का लिक डॉग बन गया हूँ। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरे लिए बस एक चीज मैटर करती थी कि समहाउ मुझे लक मिल जाए, चाहे लोग कुछ भी कहें। कुछ दिनों तक लगातार पिटने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं पेन के बदले कुछ गेन कर रहा हूँ, जैसे मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ जमा कर रहा हूँ। 7वें दिन जब न्यू ईयर करीब था तो ठंड और भी बढ़ गई थी। सुबह मैंने जल्दी में बाल धोए, लेकिन सुखाने का टाइम नहीं मिला और गीले बालों के साथ ही स्कूल पहुंच गया। क्लासरूम पहुंचते पहुंचते बाल आधे सूख चुके थे। तभी मैंने देखा कि शेन शिंगापेन वापस आ गई है। वो अपनी सीट पर बैठी कामली किताब पढ़ रही थी। कई दिनों बाद उसे देखकर मुझे लगा जैसे वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। तभी सामने से हल्की सी आवाज आई और मैंने सिर उठाया तो पाया कि वो मुझे देख रही है। आसपास अचानक शांति छा गई, जैसे मुझे अपना हार्ट बीट तक सुनाई दे रहा हो। मैं कुछ पल हेजिटेट करता रहा, फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोला कि तुम आ गई। उसने बस हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया। मेरे मन में बहुत कुछ कहने का था, लेकिन मुझे पता था कि वो उसे सिर्फ इरिटेट करेगा, इसलिए मैंने सब कुछ अपने अंदर ही रोक लिया और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। तभी अचानक उसने मेरी तरफ देखकर पूछा कि मैंने अपना हेयर स्टाइल क्यों बदला है। एक पल के लिए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे वो मेरी चिंता कर रही हो, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया और कैजुअली कहा कि बस अचानक स्टाइल बदलने का मन हुआ। उसने सिर हिलाकर कहा कि अच्छा है। उसकी आवाज हमेशा की तरह काम थी। मैंने भी मौका देकर पूछा कि वो इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आई। उसने कैजुअली जवाब दिया कि वो कुछ दिन हॉस्पिटल में थी। ये सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास इमोशन नहीं था। वो बस चुपचाप किताब पढ़ती रही। मैं भी चुप हो गया और अपनी किताब निकाल ली, लेकिन अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना उसका कॉन्टैक्ट, ना उसका पास्ट, ना उसका बर्थडे और ना ही उसकी इलनेस। मुझे उसके बारे में जानने का कोई हक भी नहीं था। तभी अचानक उसने मेरी तरफ देखकर पूछा कि क्या मैं सच में क्लास 4 की लू याओ के पास अक्सर जाता हूँ। उसका ये सवाल सुनकर मैं थोड़ा
थोड़ा चौंक गया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे ये रूमर्स पता होंगे। मैंने ऑकवर्ड स्माइल के साथ हाँ कहा कि कुछ काम था उससे। तभी उसने धीरे से कहा कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए। उसने किताब पलटते हुए ये बात कही और उसकी आंखों पर शैडो पड़ रही थी जिससे उसके इमोशंस समझ नहीं आ रहे थे। फिर उसने सीरियस टोन में कहा कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास आ रहा है और मुझे किसी बेकार इंसान की वजह से अपना फ्यूचर खराब नहीं करना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया, बस चुपचाप थैंक यू कहा और सिर हिलाकर बात खत्म कर दी। उस दिन पूरा दिन हमारे बीच एक अजीब सा ऑकवर्ड साइलेंस रहा और मेरा मूड भी खराब था। स्कूल खत्म होने के बाद मैं फिर से लू याओ को ढूंढने गया, लेकिन इस बार वो पहले ही चली गई थी और मेरे मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। मुझे अंदर से बेचैनी होने लगी। जैसे ही मैं स्कूल गेट से बाहर निकला तो क्लास 4 का एक लड़का मेरे पास आया और बोला कि लुयाओ बैक एली में है। मैंने बिना ज्यादा सोचे वहां जाने का फैसला किया। एली में हल्की रोशनी थी और लुयाओ फोन पर बात कर रही थी। स्पीकर से एक मिडिल एज्ड आदमी की आवाज आ रही थी जो शायद उसका पिता था। वो उससे पूछ रहा था कि उसने कॉल क्यों किया है और वो कह रही थी कि वो बिजी है। फिर उसने सीधे कहा कि उसे ट्रांसफर करवाना है। पर उस आदमी ने हैरानी से पूछा कि क्यों, और लुयाओ कुछ पल के लिए चुप हो गई जैसे वो सही जवाब ढूंढ रही हो। मैंने छिपकर उसकी सारी बात सुन ली थी और जैसे ही उसने फोन काटा और पीछे मुड़ी, हमारी नजरें मिल गई। मैं तुरंत उसके पास भागा और उसके कपड़े पकड़ लिए। वो घबरा गई और गुस्से में बोली कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसे छोड़ दूं। लेकिन इस बार मैंने साफ कह दिया कि वो कहीं नहीं जा सकती, चाहे वो जहां भी जाएगी मैं उसका पीछा करूंगा। वो खुद को रोकती रही, लेकिन आखिर में उसका पेशेंस खत्म हो गया और उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं पीछे की तरफ लड़खड़ा गया और उसी समय उसका पैर फिसल गया क्योंकि पीछे सीढ़ियां थीं जो टूटी हुई टेबल्स और चेयर्स से भरी हुई थी। मैं बुरी तरह गिर पड़ा और पूरे शरीर में दर्द फैल गया। इतना दर्द था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। लू याओ घबरा गई और शायद मेरी तरफ आने ही वाली थी कि अचानक कोई तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने ऊपर देखा तो वो शेन चिंगमेंग थी। वो मेरे सामने खड़ी होकर मुझे शील्ड कर रही थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सांसों में एक ठंडापन था। उसने धीरे से पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर में दर्द की वजह से बार बार फेल हो रहा था। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींचा और दूसरे हाथ से मेरे कंधे को संभाल लिया ताकि मैं गिर न जाऊं। वो पोस्चर लगभग हग जैसा था और उस मोमेंट पर मेरे कान लाल हो गए और चेहरा भी गर्म हो गया। फिर उसने सिर उठाकर लू याओ की तरफ देखा और भारी सांस लेते हुए ठंडे लहजे में कहा कि उसे हद में रहना चाहिए। लू याओ पहले गुस्से में थी, लेकिन फिर कुछ पल शांत रही। उसने हमें देखा और दांत भींचते हुए पास की दीवार पर लात मारी। कुछ सेकंड बाद वो खुद को कंट्रोल करके वहां से चली गई और उसके साथ खड़े लड़के भी उसके पीछे पीछे चले गए। उनमें से एक ने पूछा भी कि क्या उन्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। एली में अब सिर्फ मैं और शेन चिंगमेंग बचे थे। उसका गुस्सा अभी भी साफ दिख रहा था। उसने कहा कि वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि इतना सीरियस कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो मुझे घूरती रही जैसे उसके मन में बहुत कुछ चल रहा हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे पूछ बैठा कि उसने एक बैड पर्सन का पीछा क्यों किया। मेरे अंदर अभी भी उसका पहले वाला अनोइंग वाला शब्द घूम रहा था। उसने मेरी बात सुनकर उल्टा सवाल किया कि मैं किसके पीछे जाता हूँ, उससे उसका क्या लेना देना। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी उसकी बातों को दिल से लगाए बैठा हूँ। मैं थोड़ा गुस्से में आकर बोल पड़ा कि मैं किसी से भी प्यार करूं या जिसके पीछे जाऊं उससे उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो अचानक हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में गुस्सा था। उसने कहा कि अगर मैं इतना ही केयरलेस हूं तो चाहे कोई मुझे मार मार कर बुरा हाल कर दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर उसने कहा कि मैं लू याओ को गलत समझ रहा हूँ, वो इतनी बुरी नहीं है। ये सुनकर मैंने डिफेंड किया कि वो मुझे रोज ऐसे नहीं मारती, आज बस गलती से ज्यादा हो गया। लेकिन शेन चिंगमिंग ने जोर से कहा कि बस बहुत हो गया। उसने मेरा कंधा पकड़कर मुझे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखें लाल थीं और वो पहली बार इतनी इंटेंस लग रही थी। उसने गुस्से में कहा कि मैं खुद को क्या समझता हूँ और मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ। मैं पूरी तरह स्टंट था क्योंकि मैंने उसे पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली कि मैं इतना सेल्फ एब्जॉर्ब ना बनूं। फिर उसने अचानक कहा कि अगर मुझे इतना ही रिलेशनशिप चाहिए तो वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ सकती है। उस पल पूरा एली जैसे शांत हो गया। मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरे बहुत करीब थी, इतना कि हमारी सांसें एक दूसरे को छू रही थी। उसकी नजर धीरे धीरे मेरे होंठों की तरफ गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे हम किस करने वाले हैं। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड की आवाज आई कि वहां कौन है। हम दोनों चौंक गए और एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गए। उसकी आंखों में अभी भी हल्की चमक थी। मैंने जल्दी से नजरें चुरा ली और ऑकवर्ड होकर कहा कि जो अभी हुआ उसे भूल जाए, मैंने कुछ नहीं सुना। फिर बिना पीछे देखे मैं वहां से भाग गया। वो वहीं खड़ी मुझे जाते हुए देखती रही और कुछ देर बाद खुद भी धीरे धीरे एली से बाहर निकली। घर पहुंचकर भी मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा था। मैं बार बार उसी पल को याद कर रहा था जब हम इतने करीब थे। मुझे लग रहा था कि शायद वो बस एक इम्पल्सिव मोमेंट था, लेकिन फिर भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन दोनों में उलझा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता मुझे डाउट होने लगा कि क्या सच में वो मुझे पसंद कर सकती है, क्या कोई मेरे जैसे इंसान को पसंद करेगा। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद आखिरकार आधी रात के बाद मुझे नींद आई। अगली सुबह मैं स्कूल गया, लेकिन शेन चिंगमिंग काफी देर से आई।
क्लासरूम का दरवाजा धीरे से खुला और वो अंदर आई। उसकी एंट्री के साथ जैसे ठंडी हवा का झोंका पूरे रूम में फैल गया। वो बिना किसी से आई कांटेक्ट किए चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। किसी ने उसे हेलो तक नहीं कहा, क्योंकि पिछली रात जो कुछ हुआ था वो सबके लिए ऑकवर्ड था। उसने जानबूझकर मुझसे नजरें बचाई और ये देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा गिल्ट आया। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि अब इन सब बातों के बारे में सोचना बेकार है। मैंने पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर डाल दिया, क्योंकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास था और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। मैं डिनर के लिए भी बाहर नहीं गया। डेस्क पर रखा ब्रेड ही अनच्छेद पड़ा रहा। उस रात हम जियांगसू का मैथ टेस्ट दे रहे थे और उसका लास्ट क्वेश्चन इतना टफ था कि उसमें सैकड़ों वर्ड्स का डेटा था। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा, लेकिन कोई आइडिया नहीं आया। क्लासरूम का बैकडोर खुला हुआ था और धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स बाहर जाते जा रहे थे। आखिरी दो लड़कियां भी जाते जाते आपस में बात कर रही थी कि अभी अभी किसी ने जोयू को बाहर देखा है और वो शायद शेन चिंगमेंग से मिलने आया है। ये सुनकर मैं एक पल के लिए ठहर गया और अंदर ही अंदर खुद पर हंस पड़ा। मुझे लगा मैं कितना फूलिश हूँ जो अपने बारे में कुछ और सोच रहा था। ऑब्वियसली शेन चिंगमेंग और मेरे बीच कुछ भी पॉसिबल नहीं था। जब जोयू जैसा परफेक्ट लड़का उसके आसपास है तो वो मुझे क्यों पसंद करेगी। धीरे धीरे पूरा क्लासरूम खाली हो गया और सिर्फ मैं रह गया। मैं ब्लैंक माइंड के साथ पेपर को घूरता रहा। फिर मैंने डीप ब्रेथ ली और खुद को कंट्रोल करके दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, लेकिन जितना ट्राई करता उतना ही फ्रस्ट्रेटेड होता गया। फाइनली एक आइडिया आया और मैंने सॉल्व करना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद रियलाइज हुआ कि अप्रोच ही गलत है। मैं इरिटेशन में अपने बाल पकड़कर बैठ गया और समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। तभी अचानक पीछे से एक ठंडी लेकिन फेमिलियर आवाज आई कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा तो देखा शन चिंगमेंग मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने बिना कुछ बोले मेरे हाथ से पेन लिया और पेपर पर झुककर तेजी से सॉल्यूशन लिखने लगी। उसने पॉइंट आउट किया कि मैंने एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यूज ही नहीं की। उसका पेन चलते ही आंसर धीरे धीरे क्लियर होता गया। वो इतनी पास थी कि उसका बॉडी ऑलमोस्ट मुझे कवर कर रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो कब से यहाँ खड़ी थी और क्या वो मुझे पहले से देख रही थी। उसने हल्के से पूछा कि अब समझ आया या नहीं। मैं तुरंत सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। उसने कहा कि अच्छा है और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लेवल का है। फिर वो सीधी हुई, लेकिन जाने का कोई इरादा नहीं था। वो कुछ पल मुझे देखती रही जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने डीप ब्रेथ ली और अचानक सीरियस टोन में कहा कि वो कल रात के बिहेवियर के लिए मुझसे अपोलोजाइज करना चाहती है। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन तुरंत कैजुअल बनने की कोशिश करते हुए कहा कि कोई बात नहीं और मैंने तो कुछ सुना भी नहीं था, इसलिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने तुरंत कहा कि वो उस बात की नहीं बल्कि अपने कन्फेशन की बात कर रही है। ये सुनकर मेरे दिमाग में जैसे बिजली गिर गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रही है। उसने फिर काम लेकिन क्लियर आवाज में कहा कि शायद मैं कल शॉक्ड था, इसीलिए उसने सोचा कि वो आज फिर से क्लियरली बोलेगी। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि उसे मैं पसंद हूँ और क्या मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बस ऑकवर्ड स्माइल के साथ पूछ पाया कि वो क्या कह रही है। तब उसने बताया कि लू याओ उससे मिलने आई थी और उसने सब सच बता दिया कि मैं उसके पीछे नहीं था बल्कि उसे मजबूर कर रहा था कि वो शेन चिंगमेंग से माफी मांगे। ये सुनकर मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि लू याओ ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसी मोमेंट मेरे अंदर दबा हुआ इमोशन बाहर आ गया। मैंने तुरंत कहा कि वो गलत समझ रही है और मैं उसके पास अपने रीजन से जाता था। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या उसने सिर्फ इसी वजह से कन्फेशन किया है और क्या वो मुझे सच में पसंद करती है, जबकि वो खुद मुझे अनोइंग कह चुकी है और मुझसे दूर रहने को कहा था। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा कि उसे उन वर्ड्स के लिए सच में रिग्रेट है और वो उसके लिए माफी मांगती है। उसने साफ कहा कि उसने कभी मुझसे नफरत नहीं की, वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग में थी कि मैं अभी भी ऊ युन को पसंद करता हूँ और उसके पास सिर्फ उसे जेलस करने के लिए आ रहा हूँ। ये सुनकर मैं स्टन्ड रह गया और मुझे अचानक वो सारे मोमेंट्स याद आ गए जब वो अचानक कोल्ड हो गई थी। सब कुछ कनेक्ट होने लगा। उसने आगे बताया कि उस दिन जब चेन यू मुझसे मिलने आया था तो उसने शायद उसे देख लिया था और मेरी बातों को सुन लिया था। पहले उसे लगा कि वो हेलुसिनेशन है, लेकिन अब उसे समझ आया कि वो सच था। उसने ये भी कहा कि जो यू से उसका कोई खास रिलेशन नहीं, वो बस उसे घर जाकर अपनी माँ से मिलने के लिए कह रहा था। फिर उसने रेड बीन बन वाली बात पर भी माफी मांगी और कहा कि वो बस सच बोल रही थी, लेकिन उसका मतलब मुझे हर्ट करना नहीं था। ये सब सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और जोर से रोने लगा। मैं कंप्लीटली टूट गया था। फिर मैंने उससे कांपती आवाज में पूछा कि क्या वो सच में जो कह रही है वो सब सच है। उसने हल्की सी स्माइल के साथ हाँ कहा, लेकिन साथ में ये भी बोला कि शायद मैंने उसके बारे में वो रूमर्स भी सुने होंगे कि जो भी उसके करीब आता है वो अनलकी हो जाता है। ये सुनते ही मैंने बिना सोचे उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा कि उसे पता ही नहीं कि उसने मुझे कितनी लत दी है। उसने भी मुझे कसकर पकड़ लिया जैसे वो भी लंबे टाइम से यही चाहती थी। फिर उसने धीरे धीरे मुझे बताया कि उस दिन जब वो जो यू से मिलने गई थी तो रास्ते में लुयाओ से टकरा गई। लुयाओ ने गलत समझ लिया कि वो जो यू के साथ रिलेशनशिप में है और गुस्से में उसने उसे रोक लिया। तब लुयाओ ने उससे वो सब बातें कही जो मैं रोज उससे कहता था। उसने कहा कि मैं उसे रोज इंसल्ट करता हूँ और कहता हूँ कि वो शेन चिंगमेंग के बराबर नहीं है और अगर वो माफी नहीं मांगेगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर उसने ये भी कहा कि इतने सब के बाद भी शेन चिंगमेंग किसी और के साथ बात कर रही है, क्या उसे जियांग हानशेंग का ख्याल नहीं है। ये सब सुनकर मैं अंदर से हिल गया क्योंकि मुझे समझ नहीं
नहीं आ रहा था कि लू याओ ने ये सब किस एक्सप्रेशन के साथ कहा होगा और क्यों कहा होगा, लेकिन एक बात क्लियर थी कि अब सब कुछ बदल चुका था और पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सच में उसके वर्ल्ड का हिस्सा बन गया हूँ। क्या ये इसलिए था क्योंकि वो प्यार में थी? खैर, जब शेन किंगमैन ने ये सब सुना तो उसने तय किया कि वो वापस क्लासरूम जाकर मुझे ढूंढेगी और मैं भी उसके साथ रह सकता था, इसलिए मुझे उसका शुक्रिया करना चाहिए था। उस रात मैं फिर से सिपाही गया जहाँ लू याओ ने मुझे देखा और उसे लगा कि मैं उसे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने चुपचाप उसके टेबल पर एक कप बबल मिल्क टी रख दिया और कहा, लू याओ थैंक यू। उसने कप को देखा और सब समझ गई। फिर वो कुर्सी पर बैठ गई और अपना हाथ टेबल पर रखकर धीरे से एक एसआईपी लिया और बोली, मुझे हुआंग माओ मत बुलाना, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें आगे से ऐसे ही बुलाऊंगी। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, असल में वो एक अच्छी इंसान है, मैं अच्छी नहीं हूँ। और उसके बाद वो मुझसे दोबारा मिलना नहीं चाहती थी। मैं बिना कुछ बोले वहां से चला गया। स्कूल के बाद मैं शेन किंगमैन को घर छोड़ने गया और हम बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा, क्या मुझे तुम्हें घर तक छोड़ना नहीं चाहिए? तो उसने मना कर दिया और कहा, नहीं, मेरी माँ बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करेगी, अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझे परेशानी हो जाएगी। मैंने बस एक गहरी सांस ली और वहीं सड़क किनारे खड़ा रहा। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, तभी एक तेज रफ्तार कार हमारी तरफ आई और मैंने तुरंत शेन किंगमैन को अपनी तरफ खींच लिया। लकीली हम भीगने से बच गए, लेकिन वो थोड़ी घबरा गई थी और मेरी तरफ देखने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा मेरे करीब आने लगा, उसके होंठ मेरे होंठों के बहुत पास आ रहे थे। तभी अचानक ब्रेक की आवाज आई और बस आ गई। मैं जैसे एकदम रियलिटी में वापस आ गया और पीछे हट गया। मैंने जल्दी से कहा, जल्दी बस में चढ़ जाओ। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे हल्का सा किस किया और फिर मुझे छोड़ दिया। सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि मुझे ठीक से महसूस करने का मौका भी नहीं मिला। उसने मुझे हाथ हिलाकर बाएं कहा और मैं बस को दूर जाते हुए देखता रहा जब तक वो मेरी नजरों से गायब नहीं हो गई। उसके बाद हम दोनों सीक्रेटली रिलेशनशिप में आ गए। हम साथ में पढ़ाई करते, साथ टाइम स्पेंड करते और उसके साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत हंसने वाली लड़की है। मैं जब भी उससे बात करता वो हमेशा मुस्कुराती रहती। 5वें मंथली एग्जाम में मैंने 620 मार्क्स लाए और पूरे ग्रेड में 19वें रैंक आई। उस दिन जब रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लगा तो मैं शेन किंगमैन को अपने साथ ले गया और मैंने मिस्टर मेई के साथ सेल्फी भी ली। ये पहली बार था जब मुझे इतनी अच्छी रैंक मिली थी, इसलिए मैं इसे याद रखना चाहता था। शेन किंगमैन बस हल्का सा हेल्पलेस होकर मुस्कुराई और मुझे फोटो लेने दिया। वापस क्लासरूम जाते समय मैंने उसे पिछली रात का सपना सुनाया। वो ध्यान से सुनती रही और बीच बीच में हंस भी देती थी। लेकिन जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पर पहुंचे, एक अजनबी लड़का हमारे पास आया। वो काफी नर्वस लग रहा था और उसने एक लेटर मेरी तरफ बढ़ाया। शेन किंगमैन उसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उस लड़के ने जबरदस्ती वो लेटर उसके हाथ में पकड़ा दिया और तुरंत भाग गया। मैंने सोचा कि मैंने तो पहले ही उसे कन्फेस कर दिया था, लेकिन आज के टाइम में भी कोई लव लेटर देता है, ये थोड़ा अजीब था। इसीलिए मैंने वो लेटर छीन लिया और कहा, मुझे देखने दो इसमें क्या लिखा है। शेन किंगमैन ने थोड़ा परेशान होकर कहा, मत पढ़ो, इसे फेंक दो। लेकिन मैं जिद पर अड़ा था और बोला, नहीं, मैं इसे पढ़ूंगा, मुझे सीखना है। उसने साई किया और उसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं दिया। हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे और मैंने एनवलप फाड़ दिया। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, उसने घबरा कर कहा, मत पढ़ो, इसे फेंक दो। लेकिन मैं पढ़ता रहा। शेन किंगमैन, शायद तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये मायने नहीं रखता, मुझे तुम सच में पसंद हो। तभी मेरे कदम रुक गए और मेरी आवाज धीरे हो गई, क्योंकि आगे लिखा था, हालांकि सब लोग तुमसे दूर रहते हैं और सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तुमने मोयू को जंप करने पर मजबूर किया था। ये शब्द जैसे किसी हथौड़े की तरह मेरे दिल पर पड़े। शेन किंगमैन जैसे अचानक अंधेरे में डूब गई। उसने घबराकर वो लेटर छीना, उसे टुकड़ों में फाड़ दिया और जल्दी से कूड़ेदान में फेंक दिया। मैंने उसे पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि ये मोयू कौन है और उस लड़के ने ऐसा क्यों लिखा। मैं तुरंत नीचे भागा उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद शेन किंगमैन कोई दबाव नहीं डाला, क्योंकि मुझे लगा उसे थोड़ा समय चाहिए। लेकिन उस रात घर जाकर मैंने अपने पिता के कंप्यूटर पर मोयू सर्च किया और काफी देर सोचने के बाद मैंने तय किया कि मुझे पोस्ट्स और कमेंट्स में जवाब ढूंढना चाहिए, शायद वहीं मुझे सच पता चले। और कई पोस्ट खंगालने के बाद आखिरकार मुझे एक कन्फेशन पोस्ट के कमेंट सेक्शन में मोयू के बारे में कुछ जानकारी मिल गई। मैं धीरे धीरे उस पोस्ट को स्क्रॉल करता गया और हर लाइन के साथ मेरा दम घुटता सा महसूस होने लगा। अचानक पूरा कमेंट सेक्शन शेन किंगमैन के खिलाफ भयानक गालियों और नफरत से भर गया, लेकिन मुझे उन सबको इग्नोर करके कुछ यूजफुल क्लूज ढूंढने थे। तभी मुझे पता चला कि मो यू क्लास मॉनिटर थी और पिछले साल अक्टूबर में उसने अचानक बिल्डिंग से जंप कर लिया था। लकीली वो फर्स्ट फ्लोर की छत पर गिरी, इसलिए उसकी जान बच गई, लेकिन वो अब तक होश में नहीं आई थी और अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी थी। कमेंट्स में लोगों ने लिखा था कि जंप करने से कुछ घंटे पहले मोयू ने अपने एक दोस्त से कहा था कि वो शेन किंगमैन को कन्फेस करने वाली है, और फिर शेन किंगमैन के जाने के बाद उसने ये एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शेन किंगमैन ने ही उसे जंप करने पर मजबूर किया, शायद खुद धक्का भी दिया हो। एक weibo अकाउंट पर तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भरे पड़े थे जिसमें लिखा था कि तुम नहीं जानते कि जो भी शेन किंगमैन के करीब आता है वो कितना अनलकी हो जाता है। उनकी क्लास के सभी लोग जानते हैं कि वो ऊपर से डिसेंट दिखती है, लेकिन असल में वो लड़कों को इंसल्ट करती रहती है। जितने भी लड़कों ने उसे चेस किया वो सब उसके द्वारा डांटे गए। ये सब पढ़कर मेरे सामने एक अजीब और डरावनी तस्वीर बन रही थी, लेकिन मैं किसी भी तरह उस इमेज को शेन किंगमैन से मैच नहीं कर पा रहा था।
था। आखिर देर रात मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया और तय किया कि मुझे ये सब सीधे उसी से पूछना होगा। अगली सुबह मैं बिना बताए उसके नेबरहुड पहुंच गया और गेट के पास खड़े होकर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो मैंने उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स देखे। वो काफी थकी और टूटी हुई लग रही थी। मुझे देखकर वो साफ तौर पर चौंक गई। अगर पहले की बात होती तो वो बहुत खुश हो जाती, लेकिन इस बार वो बस धीरे से मेरे पास आई और ठंडी आवाज में पूछने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने सीधा कहा, मैं तुमसे मोयू के बारे में सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो एकदम शॉक हो गई और हल्का सा हंसकर बोली, क्या हुआ? क्या तुम भी यही सोचते हो कि मैंने उसे जंप करने पर मजबूर किया? मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसने दांत भींच लिए, उसकी आंखों में आंसू भर आए और नाक लाल हो गई। वो टूटती हुई आवाज में बोली, मैंने सच में उसे पुश नहीं किया। जब मैं वहां से गई थी वो बिल्कुल ठीक थी। उसने खुद कहा था कि वो हार नहीं मानेगी, वो मेहनत से पढ़ेगी और मुझसे फिर मिलेगी। मुझे सच में नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। ये कहते कहते वो पूरी तरह टूट गई। उसके आंसू लगातार गिरने लगे और उसकी आंखें और भी अंधेरी होती जा रही थीं। वो खुद को दोष देते हुए कहने लगी, शायद मैंने ही उसे मार दिया। कौन कहता है कि मैं ठीक हूँ? शायद मैं ही गलत हूँ। मैं ये सब सुनकर अंदर से हिल गया, क्योंकि मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था। वो भी सिर्फ मेरी ही तरह 17 साल की एक लड़की थी जो दर्द और गिल्ट से जूझ रही थी। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कहो, और उसे धीरे से गले लगा लिया। फिर शांत आवाज में बोला, मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ किंग मेंग, खुद को दोष मत दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो? मैंने बिना झिझक कहा, बिल्कुल। ये सुनते ही उसने मुझे कसकर गले लगा लिया, जैसे वो टूटने से बचना चाहती हो। कुछ दिन बाद न्यू ईयर्स ईव पर हमारी क्लास का लास्ट डे था और स्कूल ने 3 दिन की छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि इन 3 दिनों में मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने चुपचाप एक सीनियर स्टूडेंट से पूछकर मोयू के हॉस्पिटल का पता निकाला और बिना किसी को बताए पहले ही दिन वहां पहुंच गया। पता चला कि मोयू पिछले 6 महीनों से इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके दौरान उसे देखने बहुत लोग आते रहे हैं। जब मैंने नर्स को उसका नाम बताया तो उसने तुरंत पहचान लिया और पूछा, क्या तुम उसके क्लासमेट हो? मैंने जल्दी से कहा, हाँ। तो उसने बताया, वो 16th फ्लोर के रूम नंबर 9 में है, एलिवेटर से लेफ्ट जाना। मैंने उसे थैंक्स कहा। रास्ते में मैंने एक बैग में बनानास खरीदे और सीधे 16th फ्लोर पर पहुंच गया। वहां वार्ड के अंदर और बाहर बहुत सारे बेड्स थे और कई फैमिली मेंबर्स अपने मरीजों के साथ बैठे थे। मैं हर वार्ड के पास से गुजरता हुआ आखिर रूम नंबर 9 के दरवाजे तक पहुंच गया। उस समय विजिटिंग टाइम नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ डोर के छोटे से ग्लास विंडो से अंदर झांक सकता था। अंदर खिड़की के पास एक बेड पर एक लड़का लेटा हुआ था जो मेरी ही उम्र का लग रहा था। थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वही मोयू है। वो फोटो से काफी पतला लग रहा था और आंखें बंद किए ऐसे पड़ा था जैसे गहरी नींद में हो। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई, तुम आ गए। मैं चौंक गया और तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी और वो उसी से बात कर रही थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आज नए साल का पहला दिन है, एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं उसे देखने कैसे नहीं आती। महिला ने भावुक होकर कहा, तुम लोग मोयू के लिए इतने अच्छे हो, अगर उसे पता होता तो वो बहुत खुश होता। ये कहते कहते उसने अपनी आंखें ढक लीं और फिर से रोने लगी। लड़की ने धीरे से कहा, लेकिन आज मैं थोड़ी लेट आ गई। फिर खुद ही संभलते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे बस दूर से उसे देख लेना है। उसने फिर खिड़की के अंदर देखा और पूछा, आंटी, क्या मोयू अब थोड़ा बेहतर है? वो कब जागेगा? महिला अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने सिर हिलाते हुए टूटी आवाज में कहा, डॉक्टर ने कहा है कि वो कब जागेगा ये नहीं पता, शायद वो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहे, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहती। ये सुनकर लड़की ने फिर से मोयू की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत जटिल भाव थे, जैसे वो कुछ गहराई से सोच रही हो, और मैं वहां खड़ा ये सब चुपचाप देखता रहा। मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे। उस लड़की ने धीरे से उस औरत को संभालते हुए कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, और आंटी ने हल्का सा सिर हिलाकर उसे थैंक यू कहा। लड़की ने फ्लावर बास्केट नीचे रखा, अपना फोन देखा और फिर बोली, आंटी, मैं अब चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। आंटी ने सिर हिलाया, फिर नर्स के बेड पर बैठकर रोने लगी और थोड़ी देर बाद डॉक्टर उन्हें वहां से ले गया। मैं खिड़की के बाहर खड़ा मोयू को देखता रहा और मन में सोचता रहा कि क्या इतनी कम उम्र में वो सच में कभी जाग नहीं पाएगा। तभी अचानक मुझे लगा जैसे कुछ हिला हो। मैंने ध्यान से देखा तो ऐसा लगा जैसे मोयू की उंगली हल्की सी हिली हो। मैं घबरा गया और तुरंत मुड़कर डॉक्टर को बुलाने दौड़ा, लेकिन नर्स को कुछ भी नजर नहीं आया। मैं डरते हुए फिर खिड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ देर बाद मोयू बिल्कुल स्थिर हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं सोचने लगा कि शायद ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। दिल में भारी निराशा लेकर मैं कुछ देर और वहीं रुका, फिर चुपचाप बनानास का बैग नर्स के बेड पर रखकर हॉस्पिटल से बाहर आ गया। अगली सुबह घर पर रिश्तेदार आ गए थे और काफी शोर था। मैं पढ़ाई करना चाहता था, इसलिए अपना बैग लेकर बाहर निकल गया। अब जब से मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए थे तो मेरी माँ मुझ पर ज्यादा शक नहीं करती थी। घर से निकलकर मैं स्कूल के पास एक कॉफी शॉप में जाकर बैठ गया। कुछ ही मिनट बाद शेन किंगमेंग भी वहां आ गई। उसने पास आकर पूछा, ठंड लग रही है, और मेरे पास बैठ गई। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर हिचकिचाते हुए पूछा, किंगमेंग, क्या तुम मोयू से मिलना चाहोगी? ये सुनते ही उसका हाथ स्टिफ हो गया। मैंने धीरे से कहा, मैं कल उससे मिलने गया था, मुझे लगता है वो जाग सकता है। किंगमेंग, क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? मैंने सुना है कि वेजिटेटिव स्टेट में भी लोगों को कुछ एहसास होता है, वो तुम्हें पसंद करता था। अगर तुम उससे बात करोगी तो शायद वो जाग जाए। अगर वो उठ गया तो तुम पर लगे सारे इल्जाम खत्म हो जाएंगे। वो मुझे देखती रही। मैं समझ गया कि वो अंदर से मिलना चाहती है, लेकिन उससे फेस करने से डर रही है। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने हल्के से सिर हिला दिया। सर्दियों की छुट्टियों के आखिरी दिन मैं शेन किंगमेंग के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे ही हम टैक्सी से उतरे वो अचानक रुक गई। मैंने ऊपर देखा तो सामने
सामने वही लड़की खड़ी थी जो कल वार्ड के बाहर दिखी थी। उसके पीछे कुछ और लोग भी थे। वो लड़की घमंड भरी मुस्कान के साथ शेन किंगमैन को देख रही थी और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेन किंगमैन का चेहरा ठंडा हो गया और उसने जवाब दिया, तुम क्या करना चाहती हो? मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसका हाथ कांप रहा था। मैंने धीरे से कहा, किंगमैन चलो यहाँ से। मैं इन लोगों से बचना चाहता था लेकिन उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया। वो लड़की दांत भींचकर बोली, इतने दिनों से छुपती फिर रही थी, आज बड़ी मुश्किल से मिली हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगी? माहौल बहुत खराब हो गया था, इसलिए मैं शेन किंगमैन के सामने खड़ा हो गया और कहा, तुम लोग क्या करना चाहते हो? वो हंसते हुए बोली, इतना प्रोटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है, हम तो बस फिल्म देखने आए हैं, तुम भी साथ चलो। उसकी बातें अजीब थीं, लेकिन उसने हमें जाने से नहीं रोका तो हम अंदर चले गए। मैं डर रहा था कि कहीं फिर कोई ट्रबल ना हो, इसलिए छोटी बालों वाली लड़की भी हमारे साथ आ गई। वार्ड के बाहर पहुंचकर उस लड़की ने दूर से आवाज लगाई, मोयू की माँ। आंटी ने मुड़कर देखा और जैसे ही उन्होंने शेन किंगमैन को देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं उनकी आंखों में साफ नफरत देख सकता था। पीछे खड़ी वो लड़की चुपके से मुस्कुरा रही थी। मेरा दिल गुस्से से भर गया, लेकिन शेन किंगमैन ने मेरा हाथ दबाकर मुझे शांत किया और खुद आगे बढ़कर बोली, आंटी। तभी एक तेज आवाज गूंजी और आंटी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा एक तरफ मुड़ गया और गाल लाल हो गया। आंटी गुस्से में बोली, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। शेन किंगमैन ने खुद को संभालते हुए कहा, आंटी मैं बस मोयू को देखना चाहती हूँ। आंटी और भड़क गईं, तुमने हमारे मोयू को इतना नुकसान पहुंचाया, अब और क्या चाहती हो? मेरा दिल ये देखकर टूट रहा था और मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे रोक लिया गया। शेन किंगमैन की आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उसने कांपती आवाज में कहा, आंटी मुझे पता है आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन मैंने सच में उसे पुश नहीं किया और ना ही कभी उसे इंसल्ट किया। जिस दिन वो मुझसे मिलने आई थी, मैंने बस इतना कहा था कि अब 12वीं करीब है, इसीलिए उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आप जानती हैं उसने क्या कहा था? आंटी रोते हुए बोली, मैं नहीं जानना चाहती, लेकिन शेन किंगमैन ने जिद से कहा। उसने कहा था कि वो हार नहीं मानेगी, वो मेहनत से पढ़ेगी और मुझसे फिर मिलेगी। आंटी मोयू बहुत अच्छी इंसान है, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और मुझे यकीन है कि वो बिना वजह ऐसा कदम नहीं उठाएगी। अगर उसे होश है तो वो भी नहीं चाहेगी कि आप गलत इंसान से नफरत करें। प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। लेकिन आखिरकार एक तरफ हट गईं। हम वार्ड में गए, तभी डॉक्टर राउंड्स पर था। शेन किंगमैन ने पूछा, वो कब जागेगी? डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, कहना मुश्किल है, अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया और सबका मूड भारी हो गया। तभी कोने में खड़ी वो लड़की अचानक अजीब बिहेवियर करने लगी, लेकिन फिर तुरंत नॉर्मल होकर गुस्से में बोली, शेन किंगमैन अब खुश हो? मोयू को इस हालत में पहुंचाकर भी तुम्हें शर्म नहीं आई? उसकी बातें सुनकर सबको गुस्सा आ रहा था। छोटी बालों वाली लड़की भी बोल पड़ी, ये हॉस्पिटल है, चिल्लाना बंद करो। लेकिन वो फिर भी भड़काती रही, आंटी इसने देख लिया ना, अब इसे यहाँ से जाने दो। मोयू भी नहीं चाहेगी कि ये उसके पास रहे। आंटी पहले से ही गुस्से में थीं, तो उन्होंने भी सख्ती से कहा, अब जा सकती हो। शेन किंगमैन कुछ पल रुकी और बोली, मुझे उससे एक बात कहने दीजिए। वो झुककर मोयू के पास गई और बहुत हल्की आवाज में बोली, मोयू अब सोना बंद करो, जल्दी ठीक हो जाओ। तुमने कहा था ना कि हम फिर मिलेंगे, अपना वादा मत तोड़ो। ये सुनकर आंटी की आंखें फिर भर आईं। शेन किंगमैन उठी, मेरी तरफ देखा और बोली, चलो। हम बाहर निकलने लगे, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा और अचानक रुक गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने मोयू को घूरते हुए कहा, क्या वो अभी हिली? सबने मेरी तरफ देखा। वो लड़की बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मैंने फिर देखा और जोर से कहा, वो फिर हिली। जैसे ही मैंने चिल्लाया, वैसे ही मशीन से बीप बीप की तेज आवाज आने लगी। शेन किंगमैन सबसे पहले रिएक्ट करते हुए तुरंत बाहर डॉक्टर को बुलाने दौड़ी। कुछ ही सेकंड में आंटी चीख पड़ी, मोयू सच में हिल रही है। हम सब एक्साइटेड होकर उसके हाथ को देखने लगे, जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। कुछ पलों बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। पूरे कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब सब थोड़ा शांत हुए तो मैंने नोटिस किया कि वो लड़की वहां नहीं थी। मैं तुरंत बाहर भागा और देखा कि वो कॉरिडोर के एंड की तरफ भाग रही है। मैंने चिल्लाकर कहा, किंगमैन वो भाग रही है। शेन किंगमैन तुरंत मुड़ी और हम दोनों उसके पीछे दौड़ पड़े। छोटी बालों वाली लड़की भी हमारे साथ आ गई। वो लड़की पागलों की तरह भाग रही थी और कई फ्लोर्स पार कर गई, लेकिन वो हमसे ज्यादा तेज नहीं थी। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पहुंची, छोटी बालों वाली लड़की सीधे स्टेयर्स से कूदकर नीचे आई और उसे पकड़ लिया। उसने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, भाग क्यों रही हो? वो लड़की कांप रही थी और मजबूरी में हंसते हुए बोली, मैं बस वॉशरूम जा रही थी। छोटी बालों वाली लड़की ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, इतना दौड़कर कौन वॉशरूम जाता है, चलो ऊपर। फिर उसने उसे पकड़कर एलिवेटर में घसीट लिया और हम सब वापस 16th फ्लोर की तरफ जाने लगे। माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था और सच्चाई सामने आने वाली थी। जब हम ली श्वान को पकड़कर वार्ड के अंदर लेकर गए तो उस पल जैसे पूरे कमरे की हवा बदल गई। हर एक नजर हमारी तरफ उठ गई और उन नजरों में सबसे ज्यादा भारी नजर मोयू की थी, जो अब होश में आ चुका था और बिना पलक झपकाए सीधे ली श्वान को घूर रहा था। उसके गले से बहुत मुश्किल से आवाज निकली, जैसे हर शब्द उसके लिए दर्द बनकर बाहर आ रहा हो। उसने कांपती आवाज में कहा, उसने मुझे धक्का दिया। ये सुनते ही ली श्वान के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो लगभग वहीं गिर पड़ी। कुछ ही मिनटों में अलार्म की आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी और सब कुछ तेजी से बदल गया। ली श्वान को तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाई स्कूल की शुरुआत से ही वो और शेन किंगमैन दोस्त थे, लेकिन ये दोस्ती उसके लिए एक जहर बनती जा रही थी, क्योंकि शेन किंगमैन हर मायने में उससे बेहतर थी। उसका बैकग्राउंड, उसका लुक, उसकी पढ़ाई, यहाँ तक कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो भी शेन
शेन किंगमेंग को ही पसंद करता था, उसे हमेशा लगता था कि वो खुद भी कम नहीं है। लेकिन शेन किंगमेंग के सामने वो जैसे कुछ भी नहीं रह जाती थी। धीरे धीरे उसका मन जलन और नफरत से भर गया। सामने से वो दोस्ती निभाती रही, लेकिन पीछे से उसने शेन किंगमेंग के खिलाफ रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए। लोगों से कहती कि वो अपशकुनी है, जो भी उसके करीब आता है उसका बुरा होता है। यहाँ तक कि वो उन लड़कों का भी मजाक उड़ाती जो कभी शेन किंगमेंग को पसंद करते थे। पिछले साल जब मोयू ने ली श्वान से शेन किंगमेंग के बारे में पूछताछ की और बताया कि वो उसे कॉन्फेस करने वाला है, तभी ली श्वान के मन में एक खतरनाक प्लान बना। उसे पता था कि शेन किंगमेंग अक्सर रूफटॉप पर जाती है, इसलिए उसने मोयू को वहीं जाने को कहा और खुद उस दिन चुपके से उनके पीछे चली गई। शुरुआत में उसके मन में मर्डर का इरादा नहीं था, लेकिन जब शेन किंगमेंग वहां से चली गई और उसने अकेले बैठे उदास मोयू को देखा तो उसके अंदर की नफरत अचानक भड़क उठी और उसने उसे पीछे से धक्का दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो सब जानते थे। मोयू बुरी तरह घायल हो गया, कोमा में चला गया और सबने बिना सच जाने शेन किंगमेंग को ही दोषी ठहरा दिया। यहाँ तक कि उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इन 6 महीनों में ली श्वान हर कुछ दिनों में हॉस्पिटल आती थी, सिर्फ ये कंफर्म करने की मोयू अभी भी नहीं जागा है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो होश में आ गया तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जिस दिन हम उसे लेकर आए थे उस दिन भी वो शेन किंगमेंग को ह्यूमिलिएट करने आई थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और मोयू उसी दिन अचानक जाग गया। सच सबके सामने आ गया और चूंकि ली श्वान की उम्र 17 साल थी, इसलिए कानून के अनुसार उसे सजा मिलना तय था। कुछ दिनों बाद हम फिर से मोयू से मिलने गए। अब उसकी हालत काफी बेहतर थी और वो आराम से बात भी कर पा रहा था। जाने से पहले शेन किंगमेंग ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी ठीक हो जाओ। तो मोयू भी मुस्कुराया और बोला, एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों अच्छे से तैयारी करना। मैं हैरान था क्योंकि मैंने कभी उसे अपनी पहचान नहीं बताई थी ताकि उसे शौक ना लगे, लेकिन उसने खुद ही सब समझ लिया था। उसने मुस्कुराकर हमें ब्लेसिंग्स दी और कहा थैंक यू। उसकी सच्चाई और सादगी देखकर मुझे महसूस हुआ कि वो सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने सिर हिलाकर उसे अलविदा कहा। हॉस्पिटल से बाहर निकलते समय छोटी बालों वाली लड़की अपने स्कूटर पर बैठ गई और हंसते हुए बोली, इन दिनों तुम दोनों ने काफी मेहनत की है। मैंने मजाक में कहा, चलो कहीं खाना खा लेते हैं, अब लड़ाई झगड़ा छोड़ देते हैं। वो तुरंत बोली, कौन लड़ाई करने जा रहा है, मैं तो बस बास्केटबॉल खेलने जा रही हूँ, तुम लोग टैक्सी लेकर घर जाओ, मेरी बाइक पर जगह नहीं है। और इतना कहकर वो हेलमेट पहनकर तेजी से निकल गई। मैं और शेन किंगमेंग उसे दूर जाते हुए देखते रहे। फिर हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे सड़क पर चलते हुए वापस जाने लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, देखा कौन कहता है कि तुम अपशकुनी हो, तुम तो लकी चार्म हो, तुम्हारे आते ही मोयू जाग गया। वो हल्के से हंसी और बोली, शायद वो तुम्हारी वजह से जागा हो। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ देर चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, किंगमेंग तुम्हें नहीं लगता कि मैं अचानक तुम्हारे करीब क्यों आया? मैं रुक गया, गहरी सांस ली और सच बता दिया। असल में मैंने नोटिस किया था कि जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ तो कुछ अच्छा होता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना हो। लेकिन बाद में सब बदल गया। मेरी आवाज धीरे धीरे कम होती गई। मैं डरते हुए बोला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो कुछ देर चुप रही, फिर अचानक मुझे गले लगाकर बोली, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं सिर्फ खुश हूँ कि तुम्हारी गुड लक बनने वाली मैं हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मेरे साथ हो। उसने मुझे कसकर पकड़ा और बार बार धीरे धीरे कहती रही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा हमेशा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट और सच्चाई थी, और उस पल मुझे लगा जैसे सारी गलतफहमियां, सारा दर्द और सारी अंधेरी यादें पीछे छूट चुकी हैं। अब बस हम थे, हमारा साथ था और एक नई शुरुआत।